डॉक्टर श्रीनिवास राव, पद्मश्री डॉक्टर वी सिंह, डॉक्टर ए सिंह, डॉक्टर विश्वनाथन, माय कलीग विनीता सुधांशु, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर गोपालकृष्णन, डॉक्टर GS पंगत, हमारे एक्सपोर्टर्स सतीश गोयल जी, अजय बलोतिया जी, विवेक चंद्रा जी, किसान भाई जो हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, और एक्सपोर्टर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। बासमती इज अ किंग ऑफ राइस, अनडाउटेबल। राज करते हैं दुनिया पर। बासमती दुनिया का राजा है चावलों का। और राजा किसने बनाया? हमारे साइंटिस्ट जो सामने बैठे हैं। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चावल को $1000 से कम हम प्राइस पे किसी को झांकने नहीं देते। मैं देखना भी नहीं, इससे कम पे बात करो। मेरे एक्सपोर्टर भाइयों और धरती पुत्र कहो, अन्नदाता कहो, किसान भाइयों जो देश के विभिन्न कोनों से आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ICAR ने जो भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ा खास का विषय है कि 2024-25 अप्रैल 2024 से 31 मेरे सामने बैठे हैं। इन दोनों कड़ी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम बासमती चावल का एक्सपोर्ट विश्व के हर कोने में, हर घर में हम बासमती की खुशबू को पहुंचा पा रहे हैं। इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है कि बासमती की वैरायटीज लाने में ICAR का और बेड़ा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उस क्वालिटी को पैदा करने में जो हमारे किसान भाइयों का योगदान है, वो भी बहुत मेहनत का और कठिन कार्य है, जिसको बेखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही बधाई के बात है। और उस क्रॉप को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं। बड़े बड़े ब्रांड हिंदुस्तान के पूरे विश्व के कोने कोने में हमारे हिंदुस्तान के ब्रांड का चावल सबसे पहले मार्केट में उठता है, उसके लिए हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं। इसके अंदर एक दो चीज में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। एक तो जो नई वैरायटी, कोई भी नई वैरायटी यदि याद होती है तो उसके अंदर सर इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज मार्केट बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होगी। ऐसा 11-21 की वैरायटी कोई नई आती है, उसका नया नाम आ जाता है, तो वो हमारे को बेचने में बड़ी कठिनाई आती है। तो कोई भी अगर आप नई वैरायटी लेके आते हो, जब उसका स्टार्ट करते हो तो उस टाइम इंडस्ट्री को उसके अंदर इन्वॉल्व आप करें, ताकि उसके जब वो गुण डाला जाए वही लेकर भाई मुझे बात करें। करुण बजाज जी, आप उनको तीर उठा के देंगे और इतना प्रश्न लगा के उसको चढ़ाने नहीं ऊपर। अब वो 150 देशों में नहीं, कितने 209 देश होते हैं, कितने होते हैं, सब में चली जाएगी बात होती है। और जहाँ तक बात है डॉक्टर विश्वनाथन की, इन्होंने तो ऐसा कमाल करके दिखा दिया कि क्योंकि ये बासमती का नाम है, उसका नाम होगा। हमने डॉक्टर रितेश को जो उन्होंने बताया उसमें आगे 4 लगा दिए। और जो आज आपका बीज है रफी मस्जिद की, वो मान पर मेरे ध्यान ज़्यादा लग गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंटरेक्शन करो, बातें करो। और भाई मनोज कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, उप महानिदेशक फसल विज्ञान ICAR, और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री अभिषेक देव जी, चेयरमैन अभिला, इस संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय चावल निर्यात संघ के अध्यक्ष सतीश गोयल जी, हम लोगों के गुरु डॉक्टर VP सिंह, करुण बजाज जी, जो कि हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा आपको और ऊर्जा प्रदान करती है। मेरे सहयोगी डॉक्टर C विश्वनाथन और मेरे कुलीग
डॉक्टर गोपाल कृष्णन, विनीता जी, अजय बलोटिया जी और रितेश जी। हमारे बीच किसानों में प्रीतम सिंह हैं, बुद्ध सिंह हैं, सिरसा से प्रीतम सिंह, उड़ाना से और विनोद, ये सभी किसान भाई आए हुए हैं। और जितने बासमती शोध संस्थान से जुड़े हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालय मुख्य वैज्ञानिक सभी आए हुए हैं और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से चौहान साहब, मैं आप सभी लोगों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ बातें 10 पॉइंट हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हो सकता है समय ज़्यादा रही, उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। पहली बात की जैसा बताया गया, बासमती हमारा प्राइड है। देश से कुल निर्यात जो है 48 बिलियन US डॉलर का होता है, 50 बिलियन US डॉलर के आसपास, जिसमें से 5.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, यानी कि करीब 12% एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर से होता है उसका सिर्फ एक कमोडिटी और वो बासमती से आता है, जो हम सभी लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है, खासकर पूषा संस्थान के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 95% से अधिक किस्में जो है इस संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो कि आज निर्यात में है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसको आगे बढ़ाने में सभी लोगों की भूमिका होगी, जितने स्टेक होल्डर है। जब रोटिया से हमारी बात हुई थी कुछ दिनों उसका हमें सम्मान करने की आवश्यकता है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ट्रेड में जितने लोग हैं सभी लोग जानते हैं इस समय मध्य प्रदेश में करीब 6 लाख हेक्टेयर के आसपास बासमती खेती हो रही है और सारा चावल जो है बाहर जा रहा है। गुणवत्ता उसकी अच्छी नहीं है, 200-300 रुपये कम प्राइस में मिलता है, ब्रोकेज ज़्यादा होता है, चापी ज़्यादा होता है। लेकिन जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक हम बासमती के GI का सही मायने में सम्मान नहीं करेंगे। ये सम्मान करने की आवश्यकता है और ये खरीद बंद होनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में बहुत हमारे पास संभावनाएं हैं और इससे वहाँ का उत्पाद जो है डोमेस्टिक मार्केट में जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। दूसरा, जो यूरोपियन कमीशन में हमारा बासमती का GI केस चल रहा है और हमारे अभिषेक देव जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर DK यादव लगे हुए हैं शुरू से। डॉक्टर DK यादव ने इस मुद्दे पर इतनी मेहनत की है, इनके कमरे में कम से कम कुछ नहीं तो 1 टन से ज़्यादा पेपर्स जो है, फाइल्स कोर्ट केसेस के भरे हुए हैं और उनको पढ़ना, उसमें से समझना, फिर उसके बाद नोट बना के मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना, ये काम सिर्फ डॉक्टर यादव ही कर सकते हैं, दूसरे को उसकी बात नहीं है। तो उसको हमें और थोड़ा सा तेजी करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एज जो बनाए रखें। उसी तरह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी GI का केस अभी जो है मध्य प्रदेश के साथ वो सॉल्व नहीं हुआ है, उसको भी उसमें तेजी लाने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इसको हम कर सकें। और इसके बाद जो एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है, चेयरमैन साहब ने हमारा 2-3 बार इसके ऊपर चर्चा हुई है कि बासमती की जो भी उत्पाद होते हैं उसमें ट्रेसेबिलिटी उसका एक मुख्य अंग है। उपभोक्ता के रूप में अगर हम कोई पैकेट चावल का खोलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चावल का उत्पादन किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस ब्लॉक में हुआ है। वहाँ तक ट्रेसेबिलिटी, कम से कम मंडी लेवल की ट्रेसेबिलिटी है और क्या क्या करना चाहिए। मेरा मानना है जो हम लोगों का जो हम एक तरफ हम लोग देखना चाहिए हमारा प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ना चाहिए। ईल्ड गैप अभी भी है, देन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर कितना ईल्ड आएगा वो भी बढ़ना चाहिए। उसके साथ दैट इज वन साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड हमारा बिजनेस मॉडल्स क्या है। बिजनेस मॉडल्स में हम लोग देखने से फर्स्ट ऑफ ऑल ये सप्लाई डिमांड कहाँ है, पूरा दुनिया में सप्लाई डिमांड कहाँ है एंड जो सप्लाई में हमारा स्टेटस क्या है, इस साल हमारा स्टैंड का कहाँ है, वेयर वी स्टूड and who are the competitors in the world, and the supply and demand is always dynamic and to sustainability of the supply and it is also very very important for the future coordinator रहा। हम लोग जो पानी दे रहे हैं एंड ग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, कभी कभी कुछ बासमती फील्ड्स में 700 फीट तक हम लोग ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं एंड पानी ड्रा कर रहे हैं। सम ऑफ द फील्ड्स 800-900 है और नीचे जाने से हेवी मेटल्स हम लोग ड्रा करेंगे। जब हेवी मेटल्स ड्रा करने के बाद देन फूड चेन में आएगा, जैसा डॉक्टर AK सिंह ने कहा
the heavy metal trace elements का residues है वो टेस्टिंग है, एंड यूरोपियन एक्सपोर्ट्स का जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने जिक्र किया। देन registration of EPIDA, of course, सभी is very common, and of course all the farmers. But मैं सोच रहा था आज किसान काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन ये सतीश जी हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोग एक IRA के साथ साथ हम लोग स्टेट लेवल हम लोग इंटरेक्शन मीटिंग जैसा एक छोटा सा फार्मर्स का मीटिंग है, जैसा हरियाणा में एक करेंगे, नहीं तो पंजाब में करेंगे, एक वेस्टर्न यूपी में करेंगे। जब फसल हार्वेस्टिंग के लिए होगा जो उनको हम लोग थोड़ा गाइडलाइंस कुछ बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग करना, कैसे इनफैक्ट ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देन बेटर प्रैक्टिसेस जैसा पहले बताया। एंड और एक चीज़ है, जब राइस का बारे में आने से जो चीज़ आज है ना, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायोरिटीज है, हम लोग कितना खाद डालते हैं। एक तरफ हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडी कम करने के लिए, मतलब जो पहला हमारा जो खाद पर इतना ये है सब्सिडी, फ्यूचर में हम लोग को है ना जो खाद का फर्टिलाइजर का हम लोग GHG रूप में, जो ग्रीन हाउस गैसेस रूप में हम लोग देखते हैं। बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक तरफ बोला है तो पेरिस एग्रीमेंट कमिट करना, GHG एमिशंस कम करना, 2070 में हमारा GHG एमिशंस का पूरा कहाँ हुआ, क्या उसका QR कोड है, उसमें न्यूक्लियस से देखिए पूरा फार्मर तक की उसमें डेटा है, तो अभी वो पूरा नहीं आया है और निश्चित रूप से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और पूरे सीड को रोकना, अभी सुबह भी हम बात कर रहे थे जैसे कि भाई आपकी जैसे रिसर्च वैरायटी है, रिसर्च हाइब्रिड्स हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड है, तो एटलीस्ट इस कमोडिटी में तो हम कहीं कहीं काम करके मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, इसको हम कहीं कहीं चेक कर सकते हैं जो GI एरिया में, क्योंकि बड़ा लिमिटेड एरिया है और इस पर काम। मैं ये कहता हूँ कि जो उसके साथ पंपलेट आता है वो फार्मर से पढ़ा भी नहीं जाता। जब उसको अच्छी तरह गाइड नहीं किया जाता तो उसको जो दुकान वाला बताता है वो उसको यूज करता है, ना कि उस पंपलेट के मुताबिक। इस पे प्रचार, इस पे सेमिनार होने बहुत जरूरी है। दूसरा कि ये था कि इसके बिना जब पेस्टिसाइड जो है ना, इसके बिना जो कुछ वैरायटीज आई है जिसपे कि हमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज होता है, उनको प्रमोट करना, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, उनकी समस्या अपनी अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सामने आई कि उनको शामिल होना उसमें जरूरी है। तो एक बार जब उसकी अप्रूवल हो जाती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं अड़चन नहीं आनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि एक वैरायटी एक साल बिल्कुल पिट जाती है और अगले साल वही वैरायटी एकदम से हाईलाइट हो जाती है। जैसे 14 से मैंने जहाँ जहाँ बेचा मेरा सारा वापस आया, सभी इंडस्ट्री वालों ने वापस किया और फिर उसी साल उन लोगों ने हाई रेट पे खरीदा। तो एकदम से ऐसा जो उनमें कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए, तो किसान भी उसमें कंफ्यूज होता है। हमें दवाइयों से बचने के लिए हम खुद उससे हम ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग कम जहर वाली खा रहे हैं हम भी कम जहर वाली खाएं, जिसमें अपने आप से रोगों से लड़ने की क्षमता है, तो उनको बढ़ावा कहीं ना कहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर उसका कुछ स्टैंडर्ड एक आधा कम होता है तो वहाँ कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। अगर मेरी जीभ को जो अच्छा लगता है और वो मेरी सेहत को अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसको कैसे लाभ करूँगा। एक घर में 4 बच्चे हैं, थोड़ा सांवला है, काम अच्छा करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 1847 1885 को इतना जो नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रोकन आता है तो कहीं ना कहीं आगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद सैनी है। मैं किसान के साथ साथ एक FPO को भी चलाता हूँ, इसका नाम नील आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हमारी FPO में सर 813 किसान जुड़े हुए हैं और जो मेरा क्षेत्र है वो गन्ना का उत्पादन उस क्षेत्र में, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बासमती नाम की कोई चीज नहीं है। एपीडा के माध्यम से एक PDF की स्थापना बुधपुरम में हुई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और वो मुलाकात में एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट हम लोग चलाते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से। किसान है संतनगर सिरसा जिले और इनका जो है पूरा इलाका जो है
करीब बगल का जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर का हनुमानगढ़ तक जो है सिरसा फतेहाबाद रानिया रतिया इमाबाद से करके ये पूरे एरिया में 95% चौरस की खेती होती है और सारी सारा रकबा जो है धान की सीधी बिजाई में है 1400। अब सीधी बिजाई में इनकी पैदावार जो है 1401 की 31-32 कुंटल कम से कम ये देते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है इनका और अभी इनके खेत में पिछले साल भी होकर के आया था जब उन्होंने नई वैरायटी दी थी गवर्नमेंट की, उसका भी प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर लगाया था। मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपना भी विचार संक्षेप में साझा करें। सर नमस्कार जी, मंच पर माननीय डॉक्टर रेड्डी सिंह जी, डॉक्टर बजाज जी और डॉक्टर गोपाला कृष्णन जी और अन्य डॉक्टर साहबान जिनके मैं नाम जानता हूँ, माफी चाहता हूँ। सर अगर बासमती का नाम लिया जाए तो वो पूछा के बिना अधूरा है। इस संस्थान के द्वारा जितनी भी वैरायटी निकाली गई हैं उनका स्वाद की गुणवत्ता की जो विशेषता है वो पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई है। बात करें चौधरी हुए तो मैं सिरसा के रानिया जो हमारा इलाका है रानिया ब्लॉक से गाँव सतनगर से हूँ, जिसको गद्दरगढ़ कहते हैं और रानिया को धान का कटोरा कहते हैं। हमारे उस इलाके में एक तरफ राज पूसा के बीजों का बासमती का, चाहे वो धान बासमती है चाहे गेहूँ है। गेहूँ में पुरानी वैरायटी है 28-51 बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसको हम आज में छोड़ रहे उसका भी हम 30 कुंटल तक पौधा ले रहे हैं। और बात करें चौधरी हुए, सबसे पहले तो हम PV1 लगाना शुरू किए थे, उसके बाद चौधरी हुए का चौधरी हुए गिरने में सक्षम थी और ये गिरती नहीं थी। जो PV1 थी वो गिरती थी, उसकी कटाई हाथों से होती थी, वो लेबर कोस्ट थी, वो महंगी थी, लेबर मिलना भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद जब चौधरी हुए आई तो इसकी कटाई कंबाइन से होती थी, उसकी पैदावार भी बढ़िया थी। तो हमारे इलाके में बिल्कुल ये वैरायटी एक बार छा गई। धीरे धीरे से बकानी जो समस्या वो आने लगी, उसका कोई भी मसला जो है वो हल नहीं हो रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम DSR में भी हमने 2-3 साल जो है कई दिक्कतें झेली। जैसे पहली बात थी वो बीज की मात्रा कितनी डाली है, बीज की गहराई कितनी हो और मिट्टी की जो जुताई है वो कितनी किस तरह करनी चाहिए, खरपतवार के बारे में। धीरे धीरे हमने इस पर काबू पाया और हमारा जो इलाका है पूरा का पूरा DSR कर रहा है। माननीय डॉक्टर साहब देख के आए हैं कि जो पूरा गद्दर का इलाका है वो DSR करता है, लेकिन समय के अनुकूल में एक दिक्कत आ रही है, उसमें अन्य बीजों जो धान के अन्य बीज हैं वो उग रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। तो मैं माननीय डॉक्टर साहब से कह रहा हूँ जो आपने जीन HT जीन जो 1979 और 1985 में डाला वो जीन चौधरी रेट में डाला जाए, ताकि हम जो अन्य बीज हैं जिससे हमारा मंडी में कुछ कम प्राइस कम मिलता है उससे हमें थोड़ी मुक्ति मिले। और बात करेंगे जो इसकी गर्दन रोड की बीमारी आती है उसके लिए हम दवाई डालते हैं। तो मैं 5 साल से एग्रो कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ, वो हमारा सैंपल लेके जाते हैं और लैब में चक्कर पाते हैं। हमारा 5 साल से लगातार सैंपल पास आ रहा है, तो हमारे पर क्विंटल का 100 रुपये केजी 100 रुपये का बाउंस दे रहे हैं पर क्विंटल। और मंडी में जैसे हजारों डेयरी आती हैं, एक डेयरी आ गई उसका भाव 4000 लग गया है, तो मेरे भी जो डेयरी है वो 4000 मिलेगी और 100 रुपया अलग से मिलेगा। वो 100 रुपया है वो फरवरी या मार्च के अंत तक आता है, जो प्राइस है वो आपको उसी टाइम मिलेगा, लेकिन जो 100 रुपया है वो बाउंस का वो फरवरी या मार्च तक आता है। तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान हैं जो एग्रो कंपनी से जुड़ चुके हैं, चाहे रानिया है चाहे इलाहाबाद है। डॉक्टर कृपेश शर्मा जी भी पीछे जाके आए थे वहाँ पे।